स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल? सभी आज कंप्लीट कर लेना, वो न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लो। अच्छा, मैं थोड़े से क्वेश्चंस डीएनए के पैरामीटर से डाल रही हूँ। ओके, पूरा कंप्लीट जो आपका नोट्स है वो सब नहीं डाल रही हूँ, न्यूक्लिक एसिड के पॉइंट्स और ज्यादा कुछ। लेकिन मैं ये वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन डाल रही हूँ। ये हाइट और एंगल, ये सब जो है बॉन्डिंग, ये बहुत इजी पोर्शन है और ये ऑलरेडी आप वहां पे भी देख लिए थे। मतलब हाइट ट्विस्ट ये सारी चीजें तो नहीं, लेकिन हाँ प्यूरिन पिरिमिडिन ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये डिटेल्स नहीं आ रही है कि साइंटिस्ट कौन, ये यहाँ से इतना नहीं आ रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मैंने डाल दिए। पहले ही बता दे रही हूँ डिस्क्लेमर, ये नहीं कि एकदम नहीं आ रहे। अरे 90 क्वेश्चन में बनाऊँ कहाँ से? ओके, तो एक बार उसको रीड कर लेना। जैसे वो पैरामीटर हैं तो जेड डीएनए के हैं, बी डीएनए के, इस तरीके के पॉइंट छोटे छोटे आप लोग कवर कर लें। अब बात आती है, कल हम लोग देख रहे थे लास्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सिंपल सी बात, ये अभी भी अंडर रिसर्च है, बट फॉर विच व्हाट पर्पस कि ये क्यों सिंथेसाइज हो रहे हैं प्लांट्स में या फंजाई में या बैक्टीरिया में। ठीक है, मैंने अंडरलाइन करवाया था यहाँ पे आपको कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, क्या, ठीक है, यहाँ प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोबियल सेल्स, इनमें ये खुद क्यों सिंथेसाइज हो रहा है, वहां पर्पस क्या है, उस वो चीजें अभी स्टिल अंडर रिसर्च है। और हम इनके कुछ डेरिवेटिव्स, इनके सिंथेसिस करके हम इनको कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू से कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ हम इकोलॉजिकल इनके प्रेजेंस का फंक्शन रूल देख पा रहे हैं कि इसलिए ये वहां पे प्रेजेंट है। ओके, तो जस्ट उन्हीं का डिटेल देखेंगे और फिर लास्ट में ये वाले टेबल को दोबारा फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले जैसे दिया हुआ पिगमेंट्स। पिगमेंट, पिगमेंट याद है? सेल चैप्टर में पिगमेंट कहाँ पे पढ़ाया हुआ है? कौन बताएगा? प्लास्टिड, वेरी गुड। ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा यहाँ पे कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन की बात हो रही है। जेंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ये सब अलग अलग पिगमेंट हैं जिनको यूज किया जाता है। अब कमर्शियल पर्पस क्या है इनका? एक तो पिगमेंट देखो, पिगमेंट कलर दे रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे आप लाइकोपीन देखो, टोमेटो में, पपाया में, इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑरेंजेस में, आप सभी को पता है ड्यूरिंग द कोरोना टाइम हम जान गए हैं कि कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, एसिड रिच खाने चाहिए, विटामिन सी रिच खाने चाहिए। तो विटामिन सी रिच फ्रूट की बात क्या होती है, यहाँ पे पिगमेंट्स हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जैसे कैरोटीन है, लाइकोपीन है, इन सभी के सोर्सेस से हमें विटामिन का फॉर्मेशन होता है। दे आर जस्ट लाइक अ प्रिकर्सर। ओके, प्रिकर्सर होते हैं, फिर उनके कन्वर्जन से हमें फंक्शनल विटामिन का फॉर्मेशन होता है और वो हमारे लिए काफी एसेंशियल है। हमारे इम्यून बूस्टर्स के लिए, हमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल फाइट करने के लिए नीडेड होता है। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है कि इनका एक अपीयरेंस है, इनका एक कलर है, जिसके थ्रू हम इनके टेस्ट के अलावा जो हमारा प्राइमरी इंटरेक्शन हो रहा है जस्ट ड्यू टू द कलर। ठीक है, अगर जस्ट सपोज एक 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 दुकान वाला है, उसके पास टमाटर सड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत अभी हरे हरे दिख रहे हैं, सड़े हुए नहीं है, चलो हरे हरे दिख रहे हैं, ठीक है, हरे रहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा वहां पे। ठीक है, एंड कलरफुल रहेंगे तो वो रेंज ऑफ आपने क्या देख रखा है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंड व्हाइट इज क्रीमिश कलर का होगा तो ल्यूकोप्लास्ट। तो वही चीजें हैं यहाँ पे कि अगर ग्रीन कलर का, समहाउ ग्रीन और रेडिश अपीयरेंस वाला टोमेटो रखा होगा तो आप उसको परचेज नहीं करोगे, आप रेड रेड अच्छे अच्छे टोमेटो को सेलेक्ट करने के लिए दूसरे शॉप पे चले जाओगे। तो हमें पता है कि इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस का भी इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और इंटरनल अपीयरेंस, ये पिगमेंट्स, ये जो भी इनसे आइसोलेट किया जाता है, इनको प्योरीफाई किया जाता है, इनके टैबलेट्स बनती हैं, इनकी न्यूट्रिटिव कैप्सूल्स बनती हैं, तो वो सभी ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है? तो जैसे आपको इसमें दो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन सोर्स है कैरेट, स्वीट पोटैटो, ओके, देन लाइकोपीन टोमेटो, पपाया, फिर ल्यूटिन, जीजैंथिन, ये आ जाता है आपका, जो आप पंपकिन वगैरह खाते हो ना, उनके सोर्सेज में ये मिलता है। तो मीन्स दे आर actually they are antioxidant, they are participating in the in the conversion of vitamins, they are the immune boosters, ठीक है। और फिर प्लस तो हमें सबको साथ पता है, कहीं पोटेशियम है, कहीं आयरन है, कई सारे मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स भी इनके अंदर होते हैं, इन फ्रूट्स और इन वेजिटेबल्स के अंदर। बट अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो मल्टीपल इनके सोर्सेज, मल्टीपल इनके हेल्थ बेनिफिट्स जरूर है, बट अभी कैरोटीनॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम तो एज अ विटामिन प्रिकर्सर, एज अ इम्यून बूस्टर्स, एज अ एंटीऑक्सीडेंट, हम इनको प्रोडक्ट को या तो यूज कर ले, या तो डायरेक्ट ऐसे हेल्दी खाओ। सबसे अच्छा तो होता है हेल्दी खाओ, इन चीजों को एकदम नेचुरल खाओ। नेचुरल लेते हैं अपन, तो नेचुरली हमें इनसे फाइबर जूस वगैरह जो भी हम ले रहे हैं वो हमें नेचुरली पहुंचता रहता है। ओके, क्लियर है? तो कैरोटीनॉइड्स में आप जानते हो कि मेन पिगमेंट मैंने वहां पे भी पढ़ाया हुआ है, कैरोटीनॉइड्स में दो टाइप के हो जाते हैं, एक ज़ैंथोफिल और दूसरा कैरोटीन, पहले भी पढ़े हुए हैं। बहुत ज्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, जस्ट एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि हाँ क्या, एक रेंज समझ में आना चाहिए, और जो भी टेबल में दिया हुआ है उतना इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये पर्पल कलर किससे होता है? पिगमेंट बताओ। पर्पल, ब्लूइश, which pigment participate in that? एंथोसाइनिन। जब भी साइनिन ये वर्ड आए तो उसको समझना है, ब्लूइश, पर्पल, यस बेटा, करेक्ट। ओके, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये इसका भी वही रोल है। एक तो आपका इसका जो मॉर्फोलॉजिकली जो एक्सटर्नल दिख रहा है वो भी रोल है, और बहुत सारी चीजों में ये एंटीऑक्सीडेंट्स और ड्रग्स इनसे भी मिलते हैं, ठीक है। और प्लस आप लोग शायद एक आइडिया हो, आप क्रीम वगैरह देखते होगे ना, कमर्शियल एड देखते होगे, तो उसमें भी आप देखते होगे कि एप्रिकॉट डला है, स्ट्रॉबेरी है, फेस वॉश आता है स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, ठीक है, पपाया फेस वॉश, ऐसे देखा है? ठीक है। फिर फेशियल पैक में भी आते हैं, तो ह्यूमन है, बहुत मल्टीपल टाइप से इनको यूज कर रहा है। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल्स कल भेजे थे पेपर में, एक दो आ जाएंगे। ओके बेटा, समझ में आ रहा है आपको इसकी पूरी रेंज, कि हम किस तरीके से इनके प्रोडक्ट को ले रहे हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं, जस्ट समथिंग आप इस तरीके से, अभी हम इसकी पूरी प्रोसेस नहीं बता रहे आपको, और उतना जाना भी नहीं। अभी आप मेडिकल में जाओगे तो इन सारे कंस्टिट्यूएंट को कैसे बनते हैं, इनके पाथवेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, कि हाउ दे फॉर्म, हाउ दे आइसोलेट, हाउ दे प्योरिफाइड, नेचुरली कैसे बने हुए हैं, उसके बाद लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, उनके पाथवेज कैसे हैं, फिर आप जब उनको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे वो कैसा है, वाटर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, डिस्पर्सल होगा, बहुत सारे रेट्स आप देखते हो कि उस टैबलेट की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है, और किस तरीके के सप्लीमेंट को वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके बच्चों, तो पिगमेंट बेसिस पे दिख रही है आपको पूरा ब्लूबेरी रेंज दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये पत्ता गोभी, ये सब हाइब्रिड है, ये नेचुरल नहीं बनते, ये वाला नेचुरल नहीं है, दिस इज हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हो? दो को मिला दिया और कुछ नया ही निकाल दिया, पढ़ाएंगे जेनेटिक इंजीनियर। ओके, फिर आपका ये क्या दिख रहा है? मॉर्फिन। मॉर्फिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन किलर, ठीक है। जब कोई ट्रॉमा केस होता है ना, आप ये भी हो सकता है कहीं पे आपने
कोई मूवी वगैरह देखते हुए डॉक्टर्स को बात करते हुए डायलॉग को अगर ध्यान से सुना हो तो वो मॉर्फिन अपना गिव मी मॉर्फिन मॉर्फिन इंजेक्शन वो मांगते हैं। तो कोई ट्रॉमा केस आया, कोई एक्सीडेंटल केस आया है, तो उसमें ऑल ऑफ सडन जो पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है दैट इज मॉर्फिन इंजेक्शन। ठीक है, मॉर्फिन कि फिर आफ्टर समझ लो कि आफ्टर से जैसे सर्जरी हुई, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी उनको मॉर्फिन की टैबलेट दी जाती है कुछ दिन तक, ताकि वो पेन को नहीं फील करें। फिर इसी का एक बड़ा रूप हो जाता है, इसी के और दूसरे फॉर्म तो ड्रग्स बन जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं लोग, कोकीन बन जाता है। ठीक है, वो सब भी इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं। ओके बच्चा, तो ये कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? ये एक, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, एक सिक्रीशन टाइप का दिख रहा है, एक यहाँ पे मिल्क सिक्रीशन हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली, तुमने अफीम सुना है? अफीम, अफीम वर्ड सुना है? पढ़ना है तुम्हें ये सब आगे दूसरे चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th का है। अभी लास्ट ईयर रिया चक्रवर्ती का केस खूब चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के बाद, तो बहुत सारे ड्रग्स के नाम आ रहे थे। ओके, वो सब इन्हीं के सोर्स से मिलते हैं। कोई फ्लावर से बनता है, कोई जैसे ये दूध जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लैटेक्स बोलते हैं, लैटेक्स रिलीज हो रहा है, इससे बनता है। तो एक तो मेडिसिनल पर्पस हो गया, दूसरा एडिक्टेड मटेरियल ड्रग्स वगैरह भी बन रहा है, तो उनसे उनके भी फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करते हैं। ओके, क्लियर है? तो रेंज एक बस समझो कि ह्यूमन यूज कर रहा है, इसको यूज कर रहा है फॉर अवर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। ठीक है, फिर अभी ये सब कुछ नोट नहीं करना है आपको कि ये डायग्राम बनाने लगे और चीजों को इलेबोरेट करे जा रहे हो, ऐसा कुछ नोट नहीं करना है। जस्ट लुक हियर कि देयर इज रेंज ऑफ टर्पेनॉइड्स, जैसे आपके टेबल में भी लिखा था टर्पेनॉइड्स। ठीक है, एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड में देखो मॉर्फिन दिया है, मॉर्फिन एंड कोडीन, कोडीन कफ सिरप वगैरह आपने वो सुना, ग्लाइकोडिन, ग्लाइकोडिन कफ सिरप नाम सुना है? तो कोडीन प्लांट सोर्स से मिल रहा है, उसको अपन कफ सिरप में यूज कर ले रहे हैं। तो टर्पेनॉइड्स के रेंज को बता रहे हैं हम, उसके बाद आगे और बात करते हैं। टर्पेनॉइड्स में आपको एक ह्यूज रेंज दिख रहा है, जिसमें अभी मैं इसलिए इससे बता रही हूँ ताकि तुम लोग कुछ सुने सुने रहो तो उसको रिलेट रिलेट कर पाओ। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग बहुत सुने होंगे, ठीक है, जैसे अभी वो चला था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ओके बेटा, एक मिनट थोड़ा होल्ड करना बच्चा। ओके, तो एंटी मलेरियल ड्रग में दिख रहा है आपको कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। सिस्क्विट टर्पेनॉइड्स हैं, मोनो टर्पेनॉइड्स हैं। अभी जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी वगैरह का बताया, तो ये भी कई सारे आपके इम्यून बूस्टर बूस्टर वाली चीजों को फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करते हैं। तो इनके अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं आपको कि क्या केमिकल आइसोलेट किया जाता है, क्या वहां से प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो आपका पैक्लीटैक्सेल दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एंटी कैंसर इसको यूज किया जाता है, ये भी ड्रग है। तो सभी ड्रग्स के फॉर्म्स को आइसोलेट किया जा रहा है। जो आप वो खाते हो, क्या बोलते हो तुम लोग यहाँ पे, खीरा, कुकुम्बर, खीरा एक सैलेड में खाते हो ना, ककड़ी बोलते हो तुम लोग शायद। बोलो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक खीरा ककड़ी करके सैलेड में खाते हो ना, इस तरीके से उसको जब कट करते हो तो वो 3 पार्ट में दिखता होगा तुम्हें, मतलब जुड़ा रहता है तीनों, लेकिन आप उसको ऐसे स्फेरिकल अगर आपने कट किया तो आपको उसमें 3 रेंज दिखेंगे, ग्रीन ग्रीन, और बहुत वाटर रिच रहता है। ककड़ी बोलते हो तुम उसे, ठीक है। तो उसको कट करने के, उसको कभी तुमने देखा होगा, कभी वो बिटर टेस्ट में भी आ जाती है, बिटर टेस्ट रहता है। दैट बिटर टेस्ट इज ड्यू टू द कुकुरबिटेसिन। ये सब सुनो, से तुम्हें नोट नहीं करना है बेटा, कुछ चीजें नोट करना है जस्ट, कि क्या होते हैं ये, कैसे हो सकता है, वो नोट करना है। तो कुकुरबिटेसिन, अब इसको भी ड्रग फॉर्म में यूज किया जाता है।
ठीक है। तो कीड़े को, ककड़ी को काटते वक्त थोड़ा सा ऊपर कट करके फिर नमक डाल के उसको रब करते हैं, वहां पे इस केमिकल का कन्वर्जन हो जाता है और वो एक व्हाइटिश कलर के फॉर्म में फिर रिलीज होता है। तो उससे बिटरनेस, एक लेवल तक बिटरनेस, बिटर जो रहता है उसकी बिटरनेस वो वहां से रिमूव हो जाती है। समझ में आया? ये है ही आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, काकड़ी। हाँ, इज इट क्लियर? ठीक है। और ये सब आपका क्या होता है, एंटी एजिंग है। फिर से वही बात याद रखो कि स्ट्रॉबेरी के जूस, स्ट्रॉबेरी के फेशियल मास्क, स्ट्रॉबेरी के ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रॉबेरी लेना भी बहुत हेल्दी होता है। तो दे आर द लाइक एंटी एजिंग। तो कुछ ना कुछ इनके पर्पज है बेटा, जो आइसोलेट करके इनको प्यूरिफाई करके। अब देखो एक चीज और बताती हूँ। देखो ये सब पढ़ाते हुए कुछ ध्यान में आ जाता है तो मैं बताती हूँ ताकि तुम रिलेट कर पाओ। अब कई चीजें तुम देखोगे, जैसे आगे टर्मरिक वगैरह भी है, ये आपका लेमन ग्रास है। तो इन सब के सोर्सेस को आप देखो डायरेक्ट, अगर देखो यहाँ पर टर्मरिक वाला हम डायरेक्ट आ गए थोड़ा इधर, अभी कुछ बता रहे हैं इसलिए कि कोई भी सोर्स आप नेचुरली ले रहे हो, नेचुरली ले रहे हो मतलब जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है उस फॉर्म में आपने आइसोलेट करके ले लिया। जैसे ये पोर्शन है, ये राइजोम होता है, पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या है, या अंडरग्राउंड स्टेम है। इसको इसको हमने जब सुखाया और क्रश किया तो हमें हल्दी पाउडर मिलता है, जो हमारे डेली रूटीन में हम लोग फूड में यूज करते हैं। इसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। मेडिसिनल वैल्यू है तो इसको प्यूरिफाई करके हमने यहाँ सेव कर लिया। अब समझो हम क्या क्यों यहाँ पे आ गए। कैप्सूल फॉर्म में बिकने लगी हल्दी, दैट इज ट्रू। चौंकना मत तुम लोग कि ये हल्दी है मैम। हाँ बेटा, ये हल्दी है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप ऐसे यूज करते हो, दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेद सुना है ना सबने? रत्नागिरी बहुत वैसे ट्रेडिशनल है, सुना ही होगा। और जब आप इस तरीके से यूज कर रहे हो एकदम केमिकल प्योरीफाई, अब इसमें क्या है ना, इसमें कोई भी जैसे आपने पूरा का पूरा फल लिया तो उस फल की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी आ गई और उस फल के नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू भी आपके पास जा रही है। ठीक है। मेडिसिनल वैल्यू, अगर आपने तुलसी के पत्ते को लिया तो तुलसी के पत्ते का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो नॉन मेडिसिनल भी होगा। ओके। तो जब आप उसको केमिकल ट्रीट करके केमिकली आइसोलेट कर लिया, आपने तुलसी का पाउडर बना लिया, आपने तुलसी का सत बना लिया, जूस बना लिया और उसको आप ले रहे हो, तो व्हाट यू डिड, आपने डायरेक्ट मतलब आपने मतलब कंपनी वालों ने बना दिया और उसके बाद आपको दे रहे हैं, तो आपको एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में मोर स्पेसिफिक कंटेंट जो आपके लिए बेनिफिट था वही मिलेगा, आइसोलेटेड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही बन गया एलोपैथी, जिसके लिए आप एमबीबीएस करते हो। रिलेशन समझाने का कोशिश किया थोड़ा यहाँ पे मैंने। ओके। तो कोई भी चीज जब आप नेचुरली यूज कर रहे हो तो वो आयुर्वेदा का पार्ट बन जाता है। जब उसके केमिकल को आइसोलेट करके आपने ड्रग्स मेडिसिन बना लिया तो वो एलोपैथी का पार्ट बन जाता है। ये थोड़ा सा नोट कर लेना क्योंकि टर्पेनाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। द टर्पेनाइड्स आल्सो नोन एज आइसोप्रेनाइड्स are a large and diverse class of naturally occurring organic chemical derived from 5 carbon compound। ये इतना नहीं करने की नीड है, ये याद रहना चाहिए। आइसोप्रीन डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोलिटिक रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाता है इंटरमीडिएट का। उन्हीं इंटरमीडिएट्स को अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल देते हैं। और यहाँ पे है आइसोप्रीन डेरिवेटिव होगा तो वो टर्पेनाइड्स होंगे। एंड टर्पेनाइड्स का यूज अभी आपने देखा जब मैंने कैरोटीन वाला क्वेश्चन आपको बताया। एंड द सॉरी, कैरोटीन वाला नहीं, अभी आगे। एंड वो कैरोटेनॉइड्स हैं, ये टर्पेनॉइड्स हैं। एंड द आइसोप्रीन पॉलीमर्स कॉल्ड टर्पीन्स। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, कभी पूछ ले तो। While sometimes used interchangeably with the terpenes, terpenoids contain additional functional group using usually containing oxygen. ये भी important line है। Terpenoids are the largest class of plants, second ये important है, ये ध्यान रखना, representing about 60% of known natural products. Many terpenoids have substantial pharmacological bioactivity, मतलब medicine आप समझ लो सीधे से, drugs and medicine, and are therefore of interest to medicinal chemist. ओके बेटा, ठीक है।
अब ये तुम लोगों में किसी ने देखा है लेमन ग्रास ऑयल? लेमन ग्रास, ये ऑयल है, ये लेमन ग्रास है। देखा है क्या किसी ने? किसी ने देखा है तो बताओ। मैंने क्यों पूछा? देखा है तो मतलब यूज भी किया होगा, यूज किया होगा तो इसका टेस्ट पता होगा। नहीं किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज जैसे आप अदरक तो आप सभी जानते होंगे, जिंजर, जिंजर को फ्लेवर के लिए आप डालते हो फूड में, चाय में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये लेमन ग्रास ऑयल है, लेमन ग्रीन टी बनाने के लिए यूज होती है, और नेचुरली भी मतलब नेचुरली इसका एक एसेंस है, एक इसके अंदर एक जैसे सिक्रीशन होता है, समझ लो कोई सेंट्रल फॉर्म में ऑस्मोफोर सेल्स होती हैं जो कि इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फॉर्म करके रिलीज करती हैं। तो उसी तरीके का एक यहाँ पे लेमन के फ्लेवर का रिलीज, दिस इज नॉट लेमन, लेकिन एक फ्लेवर मिलता है आपको। तो जब आप इसको डालते हो ना, नेचुरल आयुर्वेदा टाइप की ही चाय बनाते हैं, मैंने पिया है एक्चुअली। तो एक आपको अलग तरीके की टी का जो कहोगे कि अदरक जैसा ही आएगा, लेकिन अदरक और नींबू कभी मिक्स करके देखना, तो कुछ उस तरीके का टेस्ट आता है इसमें, और बड़ी ही प्यारी एकदम। आप जैसे वन सिप लेते हो ना, तुरंत आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसने वर्क किया आपके ब्रेन रिसेप्टर पे। इस तरीके से इसका फ्लेवर आता है चाय का। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका। लेमन ग्रास ऑयल आ जाता है एसेंशियल ऑयल में। एसेंशियल ऑयल के लिए एक पॉइंट आप याद रखना, वैसे हम प्लांट में पढ़ाएंगे आपको, ऑस्मोफोर्स है, osmophores या osmophore cells, they release the essential oils। ओके, टेबल में देखना आप एनसीईआरटी में, वहां पे एग्जांपल दिया हुआ है लेमन ग्रास ऑयल, तो उसी को आपको देखा है। इज इट क्लियर? अब ये एक बड़ा ही नेचर में चीज है, एब्रिन टॉक्सिन आइसोलेट किया जाता है केमिकल एब्रस प्लांट से। आपने रत्ती सुना है? रत्ती, रत्ती या रति, क्या लिखते हैं पता नहीं, मैं मात्राओं को भूल जाती हूँ यार हिंदी में। रत्ती रत्ती, इस तरीके से सोनार के पास ज्वेलरी शॉप पे या पूरा ना कहीं पे आपने डायलॉग मारते हो, तुम्हारा क्या रत्ती भर की औकात नहीं है, इस तरीके के डायलॉग बोलते थे लोग। आप थोड़ा न्यू जनरेशन के हो तो शायद आपको पता नहीं है। एक बहुत ही लाइट वेटेड, जो जब ये अपना मेजरमेंट के लिए बाट वगैरह जो छोटे छोटे एकदम सोनार लोग, क्योंकि वो बहुत लाइट लेते हैं ना, एक ना की कील अगर है तो उसका वेट बहुत कम है, तो वहां पे वो वेट को समझो कि एक पैमाने के, एक पैरामीटर की तरह, एक स्केल की तरह यूज करते थे रत्ती के सीड्स को। दीज आर सीड्स। ओके, है ये टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी है एक, अगर एक एक देखो कोई भी चीज टॉक्सिसिटी कब होता है? एक कंसंट्रेशन के ऊपर। तो टॉक्सिसिटी के नीचे आप इसको, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हैं जहां ये ड्रग्स की तरह यूज हो रहा है, लेकिन अबव द उस लेवल के ऊपर अगर ले लिया तो डेथ भी हो सकती है। तो रत्ती मैं क्यों बता रही थी, रत्ती का जो नेचुरली सीड्स का साइज है ना, देखो तुम कोई भी सीड्स देखो, दालों को भी देखो, पल्सेस को भी देखो, तो यू विल फाइंड द डिफरेंसेस इन साइज। ओके, एक ही जगह से आप अरहर की दाल लोगे, उसके उसके अरहर के दानों के, या तुअर जो तुम लोग बोलते हो, उसके दानों के साइज में वेरिएशन होगा। लेकिन रत्ती, एक देखो इसका चेहरा भी ड्रैकुला जैसा, जो रत्ती है उसके सारे सीड्स की साइज इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल जाती है। दैट्स वाई एक स्केल की तरह, एक कहते हैं ना, एक मापदंड की तरह इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये सब एक ही जैसे हैं। तो सोनार जो ज्वेलर्स होते थे पहले जमाने में, वो रत्ती को एज अ वेट यूज करते थे फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है? ये तो कहानी समझने के लिए थी। अपने को याद रखना है एब्रिन टॉक्सिन, एब्रिन टॉक्सिन, जो कि आपको टेबल में टॉक्सिन वाले सेक्शन में दिया होगा, along with the रेसिन दिया होगा। रेसिन इस बार आया था, रेसिन मैच द कॉलम में पूछा गया था, और वो टॉक्सिन नहीं था, इनकरेक्ट पेयर में उसको आइडेंटिफाई करना था। मिला? दिस इज रेसिन। इसका सोर्स याद रखना, एब्रिन का एब्रस। ठीक है, एब्रस प्लांट का नाम है। एंड रेसिन में आपको याद रखना है कैस्टर। सुना? अब ये मत बोलना कि कैस्टर भी नहीं सुना।
कैस्टर ऑयल सुना है, कैस्टर बीन सुना है। कैस्टर का एग्जांपल तो आपको मॉर्फोलॉजी प्लांट में भी आएगा बेटा, सुना है ना? वेरी गुड, जान में जान आ गई मेरे तो कैस्टर बीन को ही बोलते हैं रेसिनस कम्युनिस। यहाँ से आइसोलेट किया जाता है, इससे एक टॉक्सिक मटेरियल, अगेन वही टॉक्सिक के नीचे, तो एज ए ड्रग यूज कर लिया, टॉक्सिसिटी आ जाएगी तो वो हार्मफुल इफेक्ट करेगा, तो रेसिन। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट है, तो नेचुरली अगर इनको टॉक्सिसिटी में क्यों रखा गया है कि नेचुरली कोई लेगा तो ये टॉक्सिक की तरह बिहेव करेंगे। जैसे एक वो कैलोट्रोपिस होता है, उसको हिंदी में क्या मंदार बोलते हैं, आप शिवरात्रि पे देखे होगे चढ़ाया जाता है, तो उसको भी तोड़ते वक्त उससे दूध निकलता है। ठीक है, एक लेटेक्स जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, शायद वो भी तुम लोगों ने देखा हो। तो हम लोग छोटे थे तो हमारे साइड में शिव जी की बहुत पूजा होती है। ठीक है, शिव जी की काफी हाई स्केल पे शिव जी और दुर्गा जी की पूजा होती है, तो शिव जी की पूजा के टाइम वो बहुत तेजी से मार्केट में दिखेगा आपको। तो मार्केट में कहाँ से आएगा? नेचुरली आएगा। तो हम लोग थोड़ा ग्रीनरी वाले एरिया में रहते थे, तो हमें वो दिखता था, तो हम जाते थे उसको खुद ही तोड़ने के, कौन जाए मार्केट से खरीदे। और हर दिन पूजा होती थी, जैसे सावन में हर दिन पूजा हो रही है, तो वो सुबह शंकर जी को चढ़ाया जाता था। तो मम्मी लोग वार्न करती थी कि तुम्हें नहीं तोड़ना है, मतलब बच्चों को नहीं तोड़ना है, उधर नहीं जाना है। तो हम लोग पूछते थे क्यों? तो कहते थे उसका दूध अगर आंख में लग जाएगा तो आंखों की रोशनी चली जाती है। समझ रहे हो? तो इनको टॉक्सिन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है कि नेचुरली हम नहीं जानते कि कितना कंसंट्रेशन हमें यूज करना है, तो हम नेचुरल सोर्स इनका टॉक्सिक है, दैट्स व्हाई दे आर इन टॉक्सिन। इज इट क्लियर? तो रेसिन को भी याद रखना, टेबल में जितना दिया वो तो आपको याद ही रखना है। टेबल में आप देखोगे टॉक्सिन वाले केस में कॉलम में एब्रिन और रेसिन दिया होगा, तो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। देखो मुझे तो याद। फिर आपको फिर आपको एक आएगा विन ब्लास्टिंग, ये सब ड्रग्स। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं विन ब्लास्टिंग एंड विन क्रिस्टिन। थोड़ा सा इस पेज के आप ले लोगे स्क्रीनशॉट और इसको नोट डाउन कर लो। ओके, मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं है, ये नोट डाउन कर लेना। इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉकिंस डिजीज, डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, एक तरीके का, आपको पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ाएंगे तब। ठीक है, एंड कार्सिनोमा, कैंसर की थेरेपी में यूज होते हैं ये, एंटी कैंसर ड्रग्स है। Vincristine has a cytotoxic effect. It is useful in the treatment of leukemia, blood cancer in children, small cell lung cancer, cervical and vaginal cancer. तो both are anti-cancerous drug. ठीक है, ये भी आपको टेबल में दिया होगा ड्रग्स वाले सेक्शन में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से आपको लैक्टिन वर्ड याद रखना। कोंकावैलिन कौन ए से रिप्रेजेंट करते हैं? इज अ लैक्टिन विच इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जैक बीन कैनाविला एंसिफॉर्मिस। कैनाविला याद रखोगे सिर्फ तो भी चलेगा। इट इज अ मेंबर ऑफ लिग्यूम लैक्टिन फैमिली। ठीक है, प्लांट की फैमिली है। इट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू सर्टेन स्ट्रक्चर, ये मैकेनिज्म एक बार पूछी गई है, अभी आने के चांसेस कम है, बट आप इसको ध्यान रखोगे। इट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू सर्टेन स्ट्रक्चर फाउंड इन वेरियस सुगर्स ग्लाइकोप्रोटीन। अब मेरे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको याद होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ मिलता है, कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ग्लाइकोलिपिड कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आउटर सरफेस पे। वेरी गुड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टिमुलेट टी सेल। अगेन इट इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीवाईक्यू है और बहुत पुराना पीवाईक्यू है, 2012 के पहले का पीवाईक्यू है, तो मे बी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इसके आने के चांसेस हो सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले पार्ट से। और इसका सोर्स है विंका रोजिया। विंका जो इसका प्लांट है दैट इज
ओके बेटा, क्लियर है? सॉरी 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 सॉरी, इसका नहीं, कोंकावेलिन का नहीं होगा। कहाँ पे हूँ मैं? इसका है विंकरोसिया, विनब्लास्टिन का। ओके, इसके तो लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स मतलब पल्सेस फैमिली, पल्स फैमिली। ओके, टी सेल से याद रखना है, टी सेल और बी सेल आपकी इम्यून सेल्स होती है। इसको आप सिंपल, अभी मैं इस तरीके से समझा दूं कि एक आपके आर्मी में है कमांडो, जो डायरेक्ट आपका मतलब आया तो फिर सब कमांडो को कहते हैं ना, कि कमांडो कार्रवाई हो गई। एक नॉर्मल आर्मी, समझो इसी तरीके से ये सेल्स होती हैं, अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। अगर टी सेल साइटोटॉक्सिक सेल वर्क कर रही है, टीसी सेल बोलते हैं, तो वो एक तरीके से खुद ही पूरा हथियार बंद है, पूरा अटैक करेगी और बहुत हाई लेवल का एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। तो उसी टी सेल की एक्टिविटी के लिए, स्टिमुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये केमिकल। तो एज ए इम्यून बूस्टर इनको यूज किया जाता है। देखो पैकेट में आ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको बहुत सारा सोर्स दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे हल्दी वाली चीज मैंने बताई, तो आपको पता है हल्दी तो आप बहुत पेन किलर की तरह तरह भी लेते हो। आप कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो भी लेते हो। एंटी कैंसर भी है हल्दी, हल्दी। ठीक है, फिर आपने स्किन के, फिर से अगेन वो ध्यान रखो, फेस पैक वगैरह हल्दी चंदन के गुड़ इसमें समा है, तो वहां पे भी हल्दी उठा के डाल दिया। ओके बेटा, तो इस तरीके के आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, क्लियर है? पेन मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी इन स्किन। और चोट हल्की फुल्की लग जाए कभी, देखो कभी चोट लगी हो और वहां पे हल्का सा सूजन आ रहा हो, ब्लड क्लॉट हो, तो वहां पे भी हल्दी और प्याज का एक फटाफट भून भान के लगाया जाता था। अभी तो थोड़ा कम यूज होता है ये सब। ठीक है, फिर एक कल मैंने और जिक्र किया था आपको कि अगर कोई गोंद वाला पेड़ है उससे रिलीज होता है, तो वाई दिस आर इन क्रिस्टल फॉर्म। फिर आपने गोंद के लड्डू सुना होगा, सुना है? तो उसको फॉर्म करने में ये एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है लड्डू को बनाने में। आफ्टर डिलीवरी वगैरह इस एक बहुत हेल्दी टाइप का, ताकि इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। जितना भी मदर का काफी ज्यादा हेल्थ डाउन होता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसको रिकवरी फास्ट हो, तो उस केसेस में गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। पूरा भयंकर ड्राई फ्रूट रिच, हल्दी वगैरह उसमें भी रहती है, गोंद से उसको बांधा जाता है। ठीक है, तो वही गोंद, गोंद कहाँ से यूज हो रहा है? अब ये प्लांट से इस तरीके से इस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, फिर उसको आइसोलेट किया, उसको प्योरीफाई किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एंड एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज हो रहा है। ओके, पर डायरेक्ट गोंद बड़ा ही कड़वा टाइप का टेस्ट होता है, तो शुगर में, डायबिटिक ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, एंटी कैंसर भी यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल में भी यूज किया जा रहा है। डाइजेस्टिव किसी का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो उसमें भी कई सारे फाइबर्स के साथ इस इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है। तो आई थिंक हाँ, ये याद रखना, लैक्टेंस में मैंने बताया कोंकना वेलिन। ओके, इम्पोर्टेंट है बेटा, नाम तो आता ही है, वो टी सेल वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है। टॉक्सिन, एसेंशियल आयर, टर्पेनॉइड्स, एल्केलॉइड, पिगमेंट, ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन, एंड देन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ये तो रबर, गम्स और सेलुलोज हो गए। रबर्स कैसे आगे? थैंक यू। ठीक है बेटा, तो ये आपको जो बताया है वो इसलिए बताया है डिटेल, ताकि आपको एक रेंज याद रहे। कहीं कहीं जहाँ पे प्लांट के नाम बताए हैं पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई एक नोट्स होना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा ऐसे नहीं कि केमिकल स्ट्रक्चर सब कुछ आप लगे, वो भी आपके लेवल पे नहीं है। फिर यहाँ पे दिया हुआ सेलुलोज, यू नो दैट कि सेलुलोज कहाँ पे है, कैसे प्रेजेंट है, आप जानते हैं। ठीक है, गम्स मतलब गोंद, और रबड़, गोंद का एग्जांपल देखा, रबड़, रबड़ प्लांट देखा तो यहाँ यहाँ भी दिख जाता है। रत्नागिरी में है हमारे, तो इस गली में दो तीन दिखता है।
रबर प्लांट दिखा है, बड़े बड़े से लैटेक्स वो थिकनेस वाले इसके लीफ होते हैं। तो इनसे भी तोड़ोगे तो एक दूधिया मटेरियल निकलता है, लैटेक्स बोलेंगे अगेन उसको, और उसको आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, तो उससे रबर का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? रबर वही है, इरेजर वाला रबर। पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये नहीं आएगा अभी एग्जाम में, बट आप इसको याद कर लेना। ओके, एनी क्वेरी? दिस पोर्शन इज जस्ट एज ए इंट्रोडक्टरी कि आप ड्रग्स और इनके रेंज को आप यहाँ पे बात कर सको, थोड़ा सा समझ सको। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको ड्रग्स एंड ये कोकीन वगैरह का पढ़ना है थोड़ा सा, कि उनका किस तरीके से, तो वहां पे कुछ नाम आएंगे, सारे नहीं आएंगे। ओके गुड। अब आगे चलते हैं। अब मेरा है फेवरेट पोर्शन, मुझे एंजाइम्स बहुत पसंद है, और आई थिंक आपको भी पसंद आएगा, और रोज से ही समझ जाओगे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। आपकी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म चल रही है, अगर बॉडी में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोलनी है, दैट इज एंजाइम। एंजाइम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूज रेंज ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनसाइड अवर बॉडी, इनसाइड अवर सेल इनफैक्ट। क्लियर? और जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज लाइक कि एक आप समझो कि कोई, आप चौराहा जानते हो, स्क्वायर, जहां से गाड़ियां इधर से उधर 4 डायरेक्शन में जाती है। तो एक साथ अभी आपके रत्नागिरी में तो बहुत कम ट्रैफिक होता है, जस्ट इमेजिन कि ये मुंबई का ट्रैफिक है या दिल्ली का या हमारे यूपी साइड तो भयंकर ट्रैफिक चलते हैं, और कोई रूल रेगुलेशन कम फॉलो होता है थोड़ा। तो उस केस में क्या होता है, वहां पे आप देखो चौराहा है, हाँ चौक, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, कोई इधर से, इधर वाला इधर भी जा सकता है, इधर वाला इधर भी जा सकता है, इधर वाला इधर भी जा सकता है, और सीधे भी आ सकता है। इसी तरीके से हर किसी के पास कई सारी प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और तुम्हें बहुत आगे तक काम आने वाला है, और बहुत इजी वे में पूरे एंजाइम मैकेनिज्म को समझना, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक होता है। बायोमोलिक्यूल से सबसे टफ पोर्शन यही लगेगा आपको। ओके, तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि जस्ट ये ए है, कोई इसकी गाड़ी इस साइड से जा रही है, तो अब ये चौराहे से किधर जाएगा नहीं पता है, वो उसी को पता है। क्लियर? वो जब इंडिकेटर देगा तो उसके पीछे वालों को पता चलेगा। तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही है ना, एक इंडिकेटर से पीछे वाले कंट्रोल हो गए। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होंगी बहुत सारी, जो यहाँ पे निकलने वाली 100-200 गाड़ियां जो दिन भर चल रही है हजारों की संख्या में, उनको दिन भर कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है ना। तो उसी तरीके से हमारे कई सारे मल्टीपल रिएक्शंस ऐसे हैं कि जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट पाथवे बन जाते हैं। वी डोंट नो कि मतलब हम कह नहीं सकते हैं। कोई जब हम स्टडी करते हैं, जब हम कोई रिएक्शंस पढ़ते हैं, जब हम लोग कोई जैसे हम आपको बताएंगे कि जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, जब आप कैल्विन साइकिल पढ़ोगे, तो देयर इज, हम कंसीडर करते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में गया होगा तब ये वहां पे पहुंचेगा। जैसे जस्ट सपोज आप अपने घर से आपको निकल के आना है कैप्सन, दिस इज योर स्वीट होम। ठीक है, होम स्वीट होम। यहाँ से आप आ रहे हो अपने एजुकेशनल जगह पे, कैप्सन आ गए आप, तो देयर इज प्रोसेस कि आप सीधे आ रहे हो। ठीक है, कोई पाथवे होगा कि कोई रास्ता ऐसा होगा कि आप सीधे आ गए। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा छोड़ने आ रहे हैं, कोई ड्रॉप करेगा, तो ऑब्वियसली आप उन पे डिपेंडेंट हो और यहाँ पे पहुंच जाओगे। आप खुद आ रहे हो तो आप अपने किसी दोस्त के यहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, दो दोस्तों को इकट्ठा करोगे, फिर चलोगे मस्ती से, फिर मन किया कुछ खाया पिया, फिर मन किया फिर आगे चले, फिर मन किया एक ग्लास बंक की, फिर पहुंचे। ये सब करना नहीं है। ठीक है, तो फिर आप घूमते घामते कैप्सन पहुंचे, पहुंचे तो आप कैप्सन ही। तो देयर इज अ ह्यूज टाइप ऑफ वेरिएशन बेटा, लेकिन फिर भी वो बहुत स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है, और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो इसका पाथवे था उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इसी तरीके से पूरा कंट्रोल कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या प्रोडक्ट बनना है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में कितना पीएच और टेम्परेचर रखना है सेल के अंदर, ये सारा चीज जो कंट्रोल होता है दैट इज अ
मतलब पीएच वगैरह नहीं, दैट रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कहानी को समझ में आई। Enzymes are saving my life, your life, everyone's life. Every living organism's life is under the control of enzymes. कुछ कहानी समझ में आई, इंपॉर्टेंस समझ में आया इनका। ये साहब जो क्या कह रहे हैं, हेलो आई एम एन एंजाइम। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि एंजाइम क्यों स्पेसिफिक है, अभी हम समरी बता रहे हैं, इसके अंदर चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लेक्चर और चलेगा, होगा, कंप्लीट हो जाएगा, एक दो लेक्चर लग जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मेरे टीचिंग प्लान के मतलब टारगेट प्लान के अकॉर्डिंग बायोमोलिक्यूल का टाइम आई थिंक 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, बट अभी 2 दिन और लगेगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। तो अलग से पूरी थ्योरी है, पूरा प्लान है, लेकिन आप समझो पहले इस चीज को कि क्यों एंजाइम स्पेसिफिक है। एंजाइम कोई पर्सन तो है नहीं कि उसको पता है कि मेरा घर ये है, हम तो यहीं जाएंगे। तो इसके लिए एंजाइम्स के ऊपर कुछ साइट्स हैं। ठीक है, कुछ साइट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे लॉक का एक पर्टिकुलर की होता है, चोर चाबी की बात नहीं कर रही हूँ, चोर आया किसी भी चीज से लॉक को खोल दिया, तो चलो ठीक है, लिंक तालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, गोदरेज तालों की बात कर लेते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक कीज होती है, कंप्यूटराइज्ड कीज होती हैं, हालांकि उनके भी तोड़ आ चुके हैं। बट वो कैसा है कि उस लॉक में जब आप की को एंटर करते हो और आप टर्न करते हो तभी वो लॉक ओपन होता है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से एंजाइम्स आर सो मच स्पेसिफिक। अगर उसको एक कैटालिटिक रिएक्शन में लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो वो लिपिड ही डाइजेस्ट करेगा, वो लिपिड का कोई दूसरा फॉर्म, जैसे लिपिड के फॉर्म के लिए स्पेसिफिक है तो वो लिपिड के उस फॉर्म को ही डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे डीएनए डाइजेस्ट करना है तो डीएनए को ही डाइजेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आज उसका मन किया वो प्रोटीन खाने लगा। समझ में आया बेटा। तो देयर इज ऑलवेज अ सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा। आपको रिएक्शन अभी आपने बताया था मुझे कि केमिकल रिएक्शन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग बनाते वक्त भी एक छोटा सा चल रहा होगा कि कौन किससे बाइंड किया और क्या बॉन्ड बन गया, ऐसा प्रोसेस चल रहा होगा, बताया जा रहा होगा ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे शेयरिंग हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चार्जेस, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही होंगी, बॉन्ड एनर्जी वगैरह पढ़ाई जा रही है। तो क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट है, R1 हो सकता है, दो हो सकते हैं, R1 R2, ये रिएक्ट कर रहे हैं और फाइनली कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो एंजाइम के केस में हम इसी रिएक्टेंट को क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट। एंड एंजाइम तो है ही, एंजाइम कभी भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको खुद का कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो सिर्फ रिएक्शन को कराता है और आगे बढ़ जाता है प्रोडक्ट को बना के। ठीक है, व्हाट आई मीन्स, एंजाइम सिर्फ रिएक्शन के टाइम अपने कन्फर्मेशन को हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करे, मॉडिफाई करे, लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आया, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ई का कोई भी पोर्शन प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा, ई का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा। what it is doing, it is just reacting with the substrate, alternate the substrate forms and it converts into the product। आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज लिया है मैंने, ये ई है, ये S1 S2 हो गया। ठीक है, S1 और S2 यहाँ पे फिट हुए, ई के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब सबस्ट्रेट के अंदर ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए, कलर इसका चेंज कर दिया और ये रिलीज हो गया। एंजाइम तो वैसा ही रहेगा। समझ में आया बेटा कुछ? हम्म, समझ में आई बात? अब ये क्या कह रहा है, हैवी लाइट। आपको कभी अगर देखो आप एक बात समझना मेरी, अगर आपने कोई फूड खाया, कोई चीज खा रहे हो आप, तो 3 to 4 आवर्स में उसका डाइजेशन हो जाता है।
क्लियर। बट नेचुरली अगर एंजाइम्स को हटा दिया जाए तो भी वो डाइजेशन होगा। तो 3 to 4 आवर्स में जो काम हो रहा था उसको करने में लगते हैं 16 ईयर्स। ये कैलकुलेटिव है, साइंटिफिक स्टडी है कि 16 साल में जो अभी आपने खाना खाया उस खाने को डाइजेस्ट होने में, कन्वर्ट होने में 16 ईयर लगेगा। क्योंकि सबस्ट्रेट तो वही है बेटा, समझो यहाँ पे एंजाइम उसके अंदर कुछ ऐड तो नहीं किया है, सिर्फ सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में। ओके, तो एंजाइम अगर हट गया तो भी सबस्ट्रेट धीरे 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 कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, बट इट विल टेक टाइम। तो कोई भी चीज जो हैवी है उसको लाइट बनाने में कौन रोल प्ले किया? एंजाइम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इज इट क्लियर? अभी सिर्फ समझना है। जब आएंगे एंजाइम्स के पॉइंट तो वो अपने आप में हैवी आएंगे बेटा। तो उसको लाइट बना के पहले से ही रखना है अपने को कि उसके पीछे की थ्योरी क्या चल रही है। ठीक है, और ग्राफ वगैरह जहाँ पे भी आएंगे कुछ भी घबराना नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बेसिक क्लास में मैंने ग्राफ दिया हुआ है कि किसी की एनर्जी बढ़ेगी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ती है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी घटती है तो दैट इज एक्सोथर्मिक कंडीशन। तभी आप देखो कि यहाँ पे रिएक्शंस वाला एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का है ये ग्राफ, लेकिन उसको नहीं शो किया गया है। व्हाट यू हैव टू नोटिस कि एक रिएक्शंस अनकैटलाइज्ड है। अभी मैंने बोला एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर, चलो एक स्टोरी और सुनाते हैं फिर आते हैं। कैटलिस्ट पता है आपको? कैटलिस्ट पता है? केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ा है? क्या बोलते हैं कैटलिस्ट को? व्हाट इज कैटलिस्ट? बताओ बेटा। केमिकल एंजाइम छोड़ दो, व्हाट इज कैटलिस्ट? सिंपल बताओ, व्हाट इज कैटलिस्ट? सोइनी कैटलिस्ट पढ़ा है बेटा? श्रेयस, आर्या, ईरा? which causes reaction but do not take part in it. To increase reaction process, catalysts are used, don't take part in reaction. Okay, ठीक है, करेक्ट है। मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है। सेम एज जैसे अभी मैंने एंजाइम की तरह केस बताया, एग्जांपल बताया आपको, उसी तरीके से वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। यस बेटा, करेक्ट, ठीक है। एंजाइम दैट मेक्स द केमिकल रिएक्शन फास्टर, ये तो एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट भी यही करता है कि आप टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहे हो, आप केमिकल जब लेबोरेटरी में आप रिएक्शंस करोगे तो आप वहां पे कैटलिस्ट यूज करोगे ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, या वो रिएक्शन होने के लिए कोई कैटलिस्ट आपको चाहिए। ओके, हाँ, अ सब्सटेंस, करेक्ट बेटा, दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब चलो इसको एक थोड़ी सी कहानी की तरह सुनते हैं कि अगर कोई 3 दोस्त हैं, ठीक है, जस्ट 3 दोस्त हैं, एक, ठीक है, ए बी सी, किसी का नाम नहीं लेते, ए बी सी दोस्त हैं, पहले भी मैंने इस तरीके का कॉम्बिनेशन सुना है। अब ए और सी में किसी बात पे लड़ाई हो रखी है, ठीक है। अब बी क्या कर सकता है कि तीनों दोस्त हैं, ठीक है, बी चाहे तो ए और सी को मिला भी दे, ठीक है, फिर से तीनों बन जाए दोस्त, ए बी सी साथ साथ घूमने लगे। बी चाहे तो ए से सी के बारे में उल्टा पुल्टा बोले और सी से ए के बारे में उटपटांग बोल दे, ठीक। लड़ कौन रहा है? लड़ रहे हैं ए और सी। रोल कौन प्ले कर रहा है? बी। लड़ाई बढ़ा दी बी ने, लड़ाई कम कर दी बी ने, लेकिन उनकी लड़ाई में न वो सी का पार्ट बना न वो ए का पार्ट बना, दूर से कर रहा है एक तरीके से, समझो, ठीक है।
होता है ना ऐसा आसपास लाइफ में ऐसा, तुम लोग भी फील किए होगे, इतने बड़े हो चुके, लड़ाई झगड़े तो हुए ही होंगे, तो देखा होगा कि आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी से दोस्ती कुछ हुआ है, उसको आप खत्म करना चाहते हो, आपकी बहुत अच्छी प्यारी फ्रेंड है, लेकिन कोई एक दूसरी फ्रेंड आके उसके धीरे धीरे बुराई करे जा रही है, बुराई करे जा रहे हैं, तो और गुस्सा आता है कि इसने मेरे को ऐसा कैसे कहा, उसने मेरे को ऐसा कैसे कहा, वो कैसे कह सकती है ऐसा, इस तरीके का फीलिंग लिया होगा लाइफ में। तो वो जो बीच वाला बंदा हुआ वो क्या काम कर गया, वो कैटलिस्ट का काम कर गया। समझ में आई कोई बात? हम्म। यार तुम लोग की तो लगता है लड़ाई नहीं हुई है कभी, तुम लोग की लाइफ में कैटलिस्ट नहीं आया है। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छे से रहो, सब अच्छे से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ वही कहानी कह रहा है कि लड़ाई एक तो अपने नॉर्मल स्पीड से शांत हो सकती थी या नॉर्मल स्पीड से बढ़ सकती थी। ठीक है, जैसे पुरानी मूवीज में देखा होगा, बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र जितेंद्र दो दोस्त थे, एकदम बचपन के दोस्त थे, फिर ऐसे कट्टर दुश्मन हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे। तुम मेरे एरिया में मत आना, तुम मेरे एरिया में मत आना, और पूरी भयंकर वाली फाइट चलती रहेगी, पूरी मूवी में फाइट चलता रहेगा, और लास्ट में ओपन होता था, अरे ये तो दोनों भाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्टोरी आपको पुराने जमाने की मूवीज में दिख जाएगी। तो यहाँ पे बात क्या है कि वो रिएक्शंस तो चलेंगे, लेकिन उसके स्पीड को फास्ट करना, वो कितना एनर्जी यूज कर रहा है, वो सब अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम हो गया। तो एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन रिक्वायर्स अ हायर एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब देखो टर्म्स में हम घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वही बी ने ए और सी की लड़ाई बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगाई, जितना 1 घंटे का टॉक करके उसका टाइम खराब किया, उसके अंदर जो भी पॉजिटिविटी सी के लिए आ रही थी, उन सारी चीजों को फिर से निगेटिविटी में कन्वर्ट कर दिया और लड़ाई बढ़ गई। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वहां पे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर ए ने अगर बी ने आके कर दिया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और उसको हो सकता है, अच्छा सुन, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो, अगर बी ने आके कर दिया, ठीक है, तो वो जो खुद से धीरे धीरे थॉट आ रहा था, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो निगेटिव की तरफ नहीं जा रहे थे, पॉजिटिव वाला हो गया, तो एक लंबा टाइम ले रहे थे हम डिसीजन के लिए, बट ऑल ऑफ सडन हम बैठे हैं चाय लेके, और ए बैठे बेचारा, और बी आ गया, और बी ने बोलना शुरू किया, तो बहुत कम टाइम में अगर आपको निगेटिव साइड जाना था तो आप निगेटिव साइड चले जाओगे, और बी बड़ा अच्छा होगा, अच्छा कैटलिस्ट होगा, तो बी क्या कराएगा, दोस्ती करा देगा, तो जो आप उथल पुथल में लगे थे वो फास्ट हो गया। तो जो एक टाइम टॉक लगा वो क्या था, एक तरीके का एक्टिवेशन एनर्जी की तरह वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम। इज इट क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही लगेगी, मतलब रिएक्शन को करने के लिए टाइम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन एक हायर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी उसको परफॉर्म होने के लिए। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, हाई हो गया। ओके बच्चा, अभी ज्यादा नहीं समझना है, जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो। देन डज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन, अब कैटलाइज्ड रिएक्शन रेड वाले ग्राफ से शो कर रहा है, ये आया, ए बैठा था, बी आया बात करने, ए एकदम से थोड़ी सी कम एनर्जी उसको फटाफट एक्टिवेट कर दी, और वो दोस्ती करने की तरफ आगे बढ़ गया। अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, दोस्ती करा देते हैं ए और सी की। क्लियर? तो मीन्स फाइनली ए और सी साथ में आ गए, लेकिन कम टाइम लगा, कम एनर्जी यूज हुई, वही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। फ्री एनर्जी क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ था और ये प्रोडक्ट बन गया, तो वॉट एवर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितना भी टाइम लगा हो, जो एंड में प्रोडक्ट बना है उसके पास एक एनर्जी गैप, जो उसके पास फ्री एनर्जी है उसकी, दैट इज कांस्टेंट। समझ में आया? यहाँ से आए या यहाँ से आए, दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के बहुत सारे ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ और एंजाइमेटिक वेलोसिटी के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में।
जिसको आपको वन बाय वन समझना होगा, बट उससे पहले कुछ थ्योरी पोर्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब नोट डाउन कर लेना। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या हो गए, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो रिक्वायर्ड एनर्जी, जो उसको फ्री स्टेट से रिएक्टिंग स्टेट में लाने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एंजाइम्स आर, उसी तरीके का जो बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन, मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, और कौन सा प्रोटीन नहीं है वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। राइबोजाइम, दैट इज अ कैटालिटिक आरएनए, कैटालिटिक आरएनए, ये भी बहुत बार आएगा, अलग अलग चैप्टर में आते रहेगा, तो ध्यान रखो इस पॉइंट को। आज मैंने बता दिया, अब आगे तुम लोग बताओगे। तो मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब वही प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन टर्सरी है। तो यहां तक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन चलेगा, उसके बाद ही एंजाइम बनेगा। इज इट क्लियर? ओके, हार्मोन्स भी पेप्टाइड ओरिजिन के होते हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो हार्मोन्स में भी रेंज आपको प्रोटीन में दिखेगा। प्रोटीन वर्सेटाइल है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में जा सकता है, फंक्शनल फॉर्म में जा सकता है, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में जा सकता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की, और एंजाइम्स को हम पूरे इस पोर्शन में कंसीडर करेंगे एज अ प्रोटीन। इज इट क्लियर? विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप, रिएक्शन में यही कैटलिस्ट की क्वालिटी होती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को, प्रोसेस को बढ़ा देगा और खुद यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ओनली बिकॉज इट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम आर्टिफिशियल एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अब जब इतने सारे अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखे तो इतना तो समझ में आ गया, कोई चीज बन रही है तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता है कि ये एंजाइम इस रिएक्शन को करा रहा है, तो वी हैव दैट पावर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कि हम जीन में मॉडिफाई करके इस एंजाइम को सिंथेसिस करने की कोड को डाल सकते हैं, और उस कोड की वजह से हमारा रिक्वायर्ड एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसका मेडिसिनल यूज करते हैं कि किसी के बॉडी में एंजाइमेटिक डिजीज है, मतलब वो एंजाइम कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है। बट स्टिल हम उस लेवल पे नहीं जाना है, अभी उस लेवल पे नहीं सोचना है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ। बट नेचुरली हमारे सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट खुद ही फॉर्म होंगे, सेम एज के जैसे बायोमोलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स ही रिएक्शन करेंगे, उसी तरीके से एंजाइम्स को फॉर्म करने के लिए भी एंजाइम्स रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन पाथवे को कंट्रोल करेंगे, और उसके रिजल्टेंट एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। और ऑब्वियसली फॉर्मेशन वही है, प्रोटीन कंसीडर करना है। तो डीएनए से एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आएगा, एमआरएनए सेक्रेटरी है, किसके पास जाएगी फटाफट बताओ। बॉस से इंफॉर्मेशन लाई सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, एम्प्लॉय कौन है, राइबोसोम, वेरी गुड। ठीक है, राइबोसोम के पास क्या, राइबोसोम के पास क्या हुआ, ट्रांसलेशन हो जाएगा। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, ईआर पे प्रेजेंट है, यस बेटा करेक्ट। और फाइनली वो इंफॉर्मेशन बनेगी प्राइमरी प्रोटीन की, प्राइमरी प्रोटीन ईआर के अंदर, देन वेसाइकल्स, ट्रांजिशन वेसाइकल्स, वेसाइकल्स गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एंड फंक्शनल एंजाइम्स फॉर्म होंगे, और वो एंजाइम सिक्रेटिंग वेसाइकल्स में पैक हुए और अपने टारगेट साइट पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ये जो डीएनए से एमआरएनए बना, ये भी एंजाइमेटिक कंट्रोल, मैंने कहा हर रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल है। एमआरएनए से राइबोसोम पे मूव करके जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी, वहां पे भी मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन एंजाइमेटिक कंट्रोल है, पैकेजिंग एंजाइमेटिक कंट्रोल है। तो दैट ऑल आर द एंजाइमेटिक कंट्रोल, और रिजल्टेंट क्या बन रहा है, एंजाइम ही बन रहा है। तो इस एंजाइम को बनाने के लिए अनदर एंजाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? यस बेटा, राइबोसोम इज करेक्ट, एंड राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ईआर, दैट इज आल्सो करेक्ट।
ओके, ये मैंने रिकॉल कराया जो आपने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रखा है ना, इस पर 2021 में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से आया भी था क्वेश्चन, उसी को रिकॉल कराया आपको। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ओनली, तो उसकी एक समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैसे प्रोड्यूस्ड होगा। ओके बच्चा, नाउ दे कैन नॉट मूव फ्रॉम सेल टू सेल। अब इतने लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं कि वो सेल टू सेल ऐसे मूव करके गैप जंक्शन या प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करके इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो दे आर अंडर द माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोबायोमोलिक्यूल। कहाँ होंगे ये? किस कैटेगरी में रख दे बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल, वेरी गुड। ओके, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम सेल टू सेल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। सेल टू सेल मूव नहीं कर सकते, लेकिन एक सेल से बाहर आ सकते हैं और उसका टारगेट साइट अलग हो सकता है बेटा। ओके, क्लियर? बट मोस्टली एक सेल के अंदर अपनी फैक्ट्री है और वहां फॉर्मेशन होगा, वहीं पे यूज होना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम बाहर बन रहा है, तो वो टारगेट साइट उसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन उससे इंटरेक्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट करा लेगी अपने अंदर। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट साइट क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ग्लायोक्सिसोम से रिलेटेड होगा तो ग्लायोक्सिसोम में जाएगा। पैरोक्सिसोम से रिलेटेड वहां पे जाएगा। तो आपने ये सब चीजें स्ट्रक्चर जो पढ़ रखा है ना, दे आर अंडर द स्पेसिफिक एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन। हर जगह रिएक्शंस चलने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम्स प्रॉपर सेल के अंदर फॉर्म होंगे और सेल के अंदर ही मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होंगे। अब आज जो कुछ साइंटिस्ट हैं, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। डब्ल्यू क्वे ने 1678 में बहुत ही पहले डीएनए वगैरह के बहुत पहले एंजाइम डिस्कवर हो चुका था, गिवन द टर्म एंजाइम्स। एडवर्ड बुकनर 1897। ऑब्वियसली देखो, केमिकल स्टडी, माइक्रोबियल स्टडी, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप केमिकल को आइसोलेट करना सीखोगे, जब माइक्रोस्कोप मार्केट में आ चुका होगा, तभी पॉसिबल हुआ होगा। इसलिए ईयर में आपको एक गैप दिख गया। 1897 में आइसोलेटेड एंजाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। टेक्निक चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी आने के बाद ही ये एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। समनर इंपॉर्टेंट है। कैनेवेलिया बीन को भी याद रखना, अभी आपको वहां सेकेंडरी मेटाबोलाइट में भी नाम आया था, जैकबीन। प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ यूरिएज एंजाइम। यूरियस मतलब जो यूरिया पे एक्ट करे ऐसा एंजाइम। फ्रॉम जैकलिन कैनावेलिया एनसी फॉर्मिस, एंड इसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला था। समनर सेम साइंटिस्ट हैं। डिफाइंड एंजाइम एज अ प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अलग हो गया ना, एक प्रोटीन की डिफरेंट कैटेगरी दिख रही है आपको। प्रोटीन है लेकिन कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है, तो प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ओके, नॉर्थरोप एंड कुनिट्स अगेन साइंटिस्ट हैं। आइसोलेट पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। दे आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिंपल आप ऐसे लिख लोगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे इनके नाम। इनको इनको स्टडी किया था। हेंस आइसोलेटेड, हेंसन आइसोलेटेड साइंटिस्ट हैं। रेनिन, रेनेट अगेन एंजाइम है जो कि बच्चों में पाया जाता है। टू डाइजेस्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। रेनिन का तो बहुत जगह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रेनिन पढ़ना होगा। टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन केसीन, ठीक है? एक रेनिन होता है, एक रेनिन होता है। दिस रेनिन इज हार्मोन। दोनों क्वेश्चन है बेटा। जैसे जैसे सपोज एक बार एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड आउट द ऑड वन, तो दिया रहेगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड रेनिन, ये वाला। तो ऑड वन क्या हो जाएगा? दिस वन। अब आप सिर्फ रेनिन ध्यान में रखोगे तो आपको लगेगा सभी तो प्रोटीन है क्या, सभी तो एंजाइम है, क्या अलग है? मतलब प्रोटीनेशियस एंजाइम है, क्या अलग है, क्या अलग है? नहीं, वो डबल एन ही अलग था। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो रेनिन याद रखना।
आता रहेगा, बाद में भी आएगा, तब भी बात करेंगे। Arbor, Smith and Nathan's Nobel Prize in 1978 for the discovery of restriction endonucleases, and this is the very revolutionary discovery. नोबेल प्राइज मिला हुआ है तो समझ में आएगा आपको कि इसका इंपॉर्टेंस है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड, इससे समझो कि न्यूक्लियसेस है, मतलब पहली बात तो कि ये न्यूक्लिक एसिड पे रिएक्ट कर रहा होगा। एंडो, एंडो का मतलब अगर ये लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड है तो ये एक्सो होता है। एंड ओके, उसके बीच में इंटरमीडिएट कहीं पे एक्ट किया तो क्या हो गया, एंडो। कुछ भी टफ लगे तो मुझे रोक देना, मेरा क्या, मैं तो ऐसे बोलती रहूंगी बेटा। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। तो एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए या आरएनए के अंदर कट लगाने का एंजाइम। फिर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब हैविंग अ रिस्ट्रिक्टेड साइट, इट मींस कि इट इज स्पेसिफिक। ओके, जैसे मैं कहूं कि ए और जी के बीच में कट लगना है, ए जी जी सी सी टी टी, ये कोई सीक्वेंस है और ए जी के बीच में ही कट लगना है, तो उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता है कि यहाँ पे जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो ये सुगर बैकबोन पे बना हुआ है, फॉस्फेट बैकबोन पे, इसको जाके तोड़ना है। तो ये दो सेगमेंट हो जाएंगे, ये इधर एक अलग हो जाएगा CCAA और इधर एक GGCCTT हो जाएगा। ठीक है, तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो मिल गया सीजर। सीजर आप कैसे यूज करते हो, सीजर यूज करते हो ना, कोई क्राफ्ट बनाते हो तो फटाफट ये कट किया, ये कट किया, और फिर आप जोड़ रहे हो, उसको मॉडिफाई करते जा रहे हो और बना रहे हो। तो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर द जेनेटिक सीजर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इन दोनों के बीच में आप जो चाहो वो ऐड कर दो। ठीक है, उस जो चाहो वो ऐड कर दो, मतलब जैसे जैसे सपोज इंसुलिन के सिंथेसिस का आपको कोड चाहिए, तो इंसुलिन के सिंथेसिस का कोड आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब जब भी ये कोड करेगा, जब भी ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, तो ये सेगमेंट भी डुप्लीकेट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सब आपको पढ़ना है अलग अलग चैप्टर में, जस्ट आप नोट डाउन कर लो। ये समझ में आना तेरे रेस्ट्रिक्शन, स्पेसिफिक, एंडो मतलब इंटरनल, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर कट लगाएगा। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार। जाइमोजेंस, जाइमोजेंस, अब देखो जब ये पेप्सिन है तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे पेप्सिनोजेन, समझना, यहीं पे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन है तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे ट्रिप्सिनोजेन। तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव रहते हैं, यूं ही यदा कदा एक्टिव रहेंगे तो हमारी बॉडी को ही ये डाइजेस्ट कर देंगे, समझो। ठीक है बेटा, सिंपल समझो, बायोमोलिक्यूल्स ही है इनके टारगेटेड साइड, और हम लोग खुद भी बायोमोलिक्यूल के बने हुए हैं। तो इनको इनएक्टिव फॉर्म में रहना पड़ता है, जब इनको कन्वर्ट होना है तो ये फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोन एज जाइमोजेंस, और यू कैन से प्रो एंजाइम्स। प्रिकर्सर हुए ना, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, तो प्रिकर्सर कौन हुआ, पहले कौन आया, एंजाइम ये है, तो एंजाइम के पहले कौन था, ट्रिप्सिनोजेन, तो प्रो एंजाइम, प्रिमिटिव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एंडो एंजाइम, इंटरनल जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सारा आप हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो भी पढ़ रहे हो वो सभी क्या है, एंडो एंजाइम्स। किसी बायोमोलिक्यूल के बीच में जैसे पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बना है और आप पेप्टाइडेज से उसको ट्रीट कर दो, तो वहां पे वो हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड जो कि वाटर के एलिमिनेशन से बना था, उसके वाटर के प्रेजेंस में वहां पे रिएक्शन हो जाएगा और वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे एंजाइम्स को एंडो एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, इस तरीके से बोलते हैं। ओके, इसके रिवर्स में जो फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे उनको डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स बोलते हैं, या एक्सटर्नली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सो एंजाइम्स बोलते हैं। एक्सटर्नली मतलब जो भी पाथवे, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके एक्सटर्नल पार्ट पे एक्ट कर रहे हैं, न कि उसके कोई बॉन्ड बीच में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। वेरी गुड, तो इसको अच्छे से समझो बेटा। यहाँ पे हम बस आज एंड करेंगे इतने पे ही।
तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो आप एंजाइम के अंदर एंटर किए हो, तो पहले एंजाइम के फंडामेंटल आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद उसकी रिएक्शंस, उसकी स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ह्यूज रेंज ऑफ स्पेसिफिक है। देखो, स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक एंजाइम, हर जगह स्पेसिफिसिटी आएगी। उसको पता है कि उसको किसके साथ रिएक्ट करना है। ओके, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। चलो कल देखेंगे आगे की, और क्या प्रॉपर्टी है, क्या टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, किस तरीके से उनकी एक्टिविटी होती है, इन सारे मैकेनिज्म को देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन को देखेंगे। देखो, ये एबीसी वाली कहानी होगी। ठीक है, ए सी लड़ गए, बी ने दोस्ती करा दी, कितना अच्छा बी है। समझ में आई बात? फिर देखेंगे इन सारी प्रॉपर्टी। ओके, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, अच्छे से टेस्ट देना। कल मॉर्निंग में शायद क्लास रहेगी, आफ्टरनून में टेस्ट रहेगा, देखते हैं क्या रहता है। ओके, चलो बाय बाय, गुड डे। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, इसको रिवाइज कर लेना। बाय बेटा। ऑलवेज वेलकम बेटा, बाय। जस्ट रिवाइज इट, रिवाइज करो, डेली का डेली कंप्लीट करो। आपका एक ही काम है, डेली के डेली सारे सब्जेक्ट को आप कंप्लीट